गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रिकर्सिव फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को फंक्शन में किस तरीके से एरे एलिमेंट को पास करना है और किस तरीके से एरे एलिमेंट को पॉइंटर के साथ यूज़ करना है बाय दी फंक्शन, ये बताया था। आज हम रिकर्सिव फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सी लैंग्वेज में रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसी फैसिलिटी है जिसका यूज़ करके हम अपने फंक्शन को एक समय में एक से ज़्यादा बार कॉल कर सकते हैं। हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करने से हम जो टास्क है, जैसे कि हम जानते हैं कि फंक्शन को हम एक बार कॉल करते हैं और उसके बाद फंक्शन का कॉल हमारे उस फंक्शन के ब्लॉक पर जाकर उसको एग्जीक्यूशन करके हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन भी सेम उसी फंक्शन की तरह कॉल करता है, लेकिन एक बार कॉल करने के बाद ये नेक्स्ट टाइम अपने आप को अपने डेफिनेशन ब्लॉक से बार बार तब तक कॉल करता रहता है जब तक वो कंडीशन जो है वो अनसेटिस्फाइड नहीं हो जाती। इट मीन्स ये इटरेटिव वर्क की तरह हमें इटरेटिव वर्क परफॉर्म करने में हमारी मदद करता है। हम लोगों ने इसके पहले फॉर लूप हमारा जो लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है उसे देखा है, जिसमें हमारे लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट में जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें एक ही टास्क को बार बार जब करवाना होता है तो हम इटरेटिव ऑपरेशन लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम एक ही टास्क को एक समय में एक से ज़्यादा टाइम करवा सकते हैं। तो उस तरीके की ही फैसिलिटी अब हमें फंक्शन के थ्रू मिलती है और वो फंक्शन है हमारा रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन हमें एक बार जब हम कॉल करते हैं तो उसके बाद वो सेकंड टाइम अपने आप को जब कॉल करता है तो इटसेल्फ मतलब बार बार अपने आप को अपनी ही बॉडी में कॉल करता है। जैसे ही ये स्कोप मतलब इसको इन्वोक किया जाता है, ये तब तक अपने आप को कॉल करता रहता है जिस कंडीशन के बेस पर इसे स्टार्ट किया गया था। इट मीन्स अगर जो कंडीशन हमने दी है वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होते रहेगी तो ये बार बार अपने आप को उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली काम करता रहेगा। जैसे कि इटरेटिव वर्क जब हम करते हैं, इट मीन्स हम जब लूपिंग का यूज़ करते हैं तो हम हर एक इटरेशन के लिए उस वर्क को बार बार परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें जब फॉर लूप या कोई भी लूप का हम यूज़ करते हैं तो इटरेशन नंबर 1 पर वो उसी टास्क को परफॉर्म करता है, इटरेशन नंबर 2 पर भी करता है और इटरेशन नंबर 3 पर भी करता है। और ये तब तक करता रहता है जब तक उसकी कंडीशन अनसेटिस्फाइड नहीं हो जाती। तो यहाँ पर भी हमारा रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को अपनी बॉडी में तब तक कॉल करता रहता है जिस कंडीशन के हिसाब से उसे स्टार्ट किया गया था और वो कंडीशन जब तक अनसेटिस्फाइड नहीं हो जाती। लेकिन यहाँ पर जो रिकर्सिव फंक्शन है और जो इटरेटिव ऑपरेशंस है फॉर लूप, इन दोनों में अंतर ये है कि ये पूरा एक ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूशन है। मतलब एक टास्क को हम यहाँ पर बार बार तब तक करते रहेंगे जब तक वो पूरा इटरेशन अपने आप कंप्लीट नहीं कर लेगा। जैसे कि हमने इटरेशन वर्क में देखा है कि हम जब फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं तो फैक्टोरियल के प्रोग्राम में भी हम तब तक इटरेट करते रहते हैं जब तक हमने जो गिवन नंबर या जो कंडीशन हमने दी है वो जब तक अनसेटिस्फाइड नहीं हो जाती। तो मैंने यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट से फैक्टर हैं रिकर्सिव फंक्शन से रिलेटेड वो लिखे हैं। हमको सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है कि रिकर्सिव फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो अपने आप को अपनी बॉडी में तब तक कॉल करते रहते हैं जब तक वो उस कंडीशन जिस कंडीशन से वो इन्वोक हुए हैं उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड ना कर ले या उनके अनसेटिस्फाइड होने के बाद ही वो बंद होते हैं। हमेशा हमारे रिकर्सिव फंक्शन किसी न किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हमारा इटरेटिव वर्क होता है। तो ये हमारे इटरेटिव वर्क को करने का ही एक तरीका है और हम रिकर्सिव फंक्शन के भी थ्रू कुछ इटरेटिव वर्क परफॉर्म कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं, आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। रिकर्सन इज द प्रोसेस which comes into the existence when a function call a copy of itself to work on a smaller problem जैसे कि मैंने कहा कि अब जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वो अपने आप को अपने फंक्शन बॉडी में बार बार तब तक कॉल करता रहता है जब तक वो गिवन कंडीशन के हिसाब से पूरी तरीके से इटरेशन ना कर ले या उस कंडीशन के हिसाब से अनसेटिस्फाइड ना हो जाए। एनी फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन एंड सच फंक्शंस कॉल्स आर कॉल्ड रिकर्सिव कॉल। जो फंक्शन अपने आप को बार बार अपने आप को खुद कॉल करते हैं उन्हें रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं और उस तरीके के कॉल्स को हम रिकर्सिव कॉल कहते हैं। रिकर्शन इन्वॉल्व्स सेवरल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स। जैसे कि मैंने कहा कि जब भी हम कोई भी रिकर्सन मतलब कोई भी फंक्शन जब अपने आप को कॉल करता है तो वो तब तक कॉल करेगा जब तक उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो चल रहा है। जैसे ही कंडीशन अनसेटिस्फाइड होगी अपने आप को वो कॉल करना बंद कर देगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्पोज अ टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ रिकर्शन। तो हमेशा जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम वो कंडीशन दें जिनके बेस पे उसका टर्मिनेशन हो, नहीं तो अनसेटिस्फाइड कंडीशन देने या कंडीशन नहीं देने के कारण ये इनफाइनाइट रिकर्सन में बदल जाएगा। मतलब हम उसे रोक नहीं सकेंगे। जैसे कि हम इटरेशन स्टेटमेंट में देखते हैं, अगर हमारी कंडीशन अनसेटिस्फाइड होती है या हमारी कंडीशन जो है वो अनडिफाइंड होती है तो हमारा जो लूप है वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है, इनफाइनाइट लूप क्रिएट करता है। तो उसी तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है कि हम टर्मिनेशन कंडीशन दें ताकि हम रिकर्शन को बंद कर सके, फंक्शन कॉल्स को कम कर सके। रिकर्शन कोड इज शॉर्टन देन द इटरेटिव कोड, हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि हम जब इटरेटिव कोड लिखते हैं तो वो हमारे थोड़े लिखने में या बोलना चाहिए उनका रिटर्न वर्क जो होता है, जो उनके लिखने का तरीका होता है वो अलग होता है। और यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन के कोड जब हम लिखते हैं तो उनको लिखने का तरीका अलग होता है, वो उनसे थोड़े कम वर्ड्स में लिखे जाते हैं, कम स्टेटमेंट्स में लिखे जाते हैं और थोड़े समझने में भी डिफ़िकल्ट होते हैं। Recursion cannot be applied to the all problem, but it is more useful for the task that can be defined in the terms of similar subtasks। हर एक प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करें या उन पर अप्लाइड किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कुछ ही टास्क है या बोलना चाहिए कि वैसे इटरेटिव टास्क जो हम लूप के साथ भी परफॉर्म कर पाते हैं वो हम रिकर्सिव फंक्शन के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही टास्क, हर टास्क हम रिकर्सिव फंक्शन के साथ अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रिकर्शन में बी अप्लाई टू शॉर्टिंग, सर्चिंग एंड ट्रैवर्सल प्रॉब्लम्स। तो ये वो प्रॉब्लम्स है जिनके साथ हम रिकर्सिव फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे शॉर्टिंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं और ट्रैवर्सलिंग प्रॉब्लम का यूज़ के ऊपर भी रिकर्सन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। Iterative solution are more efficient than the recursion since function call is always overhead। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये हमारे इटरेटिव सॉल्यूशन मतलब जैसे कि हमारे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट की तरह मिलता जुलता है, लेकिन वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, वो ज़्यादा क्लियर होते हैं, वो ओवरहेड जनरेट नहीं करते हैं। जबकि हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल जो है वो ओवरहेड जनरेट करता है। ओवरहेड का मतलब है कि बार बार एक ही सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगेन उतने टाइम ही फंक्शन को क्रिएट करना मोर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है
एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है ना। तो इस कारण हमारा एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ती है तो हमारा एग्जीक्यूशन ओवरहेड भी क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। Any problem that can be solved recursively can also be solved iteratively। जो प्रॉब्लम है रिकर्सन के साथ अगर की जा सकती है तो वो इटरेटिव मेथड के साथ भी परफॉर्म की जा सकती है। Some problems are the best suited to be solved by the recursion, for example टावर ऑफ अनाई, फेबोनिकी सीरीज और फैक्टोरियल फाइंडिंग। ये वो एग्जांपल्स हैं जो इटरेटिव मेथड में भी परफॉर्म किए जा सकते हैं और साथ ही साथ हमारे रिकर्सिव फंक्शन में भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करते हैं तो सबसे मेजर और स्पेशल फीचर जो इस फंक्शन का है वो ये है कि एक बार ये इन्वोक होने के बाद नेक्स्ट इटरेशन के लिए अपने आप को अपनी बॉडी में बार बार तब तक कॉल करता रहता है जब तक वो जो गिवन कंडीशन है जिसके बेस पर इसे इन्वोक किया गया है, स्टार्ट किया गया है, वो अनसेटिस्फाइड नहीं हो जाती। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम रिकर्सिव फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैक्टोरियल प्रोग्राम का एक प्रॉब्लम लिया है जिसका यूज़ करके जिसको हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करके बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया है, इंटीजर टाइप का फंक्शन है, फैक्ट उसका नाम है और इंटीजर टाइप का डेटा टाइप जो है आर्गुमेंट वैल्यू वो रखता है। उसके बाद हमारा इंटीजर मेन स्टार्ट हुआ है और उसके बाद मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर की है, n वो वेरिएबल है जिसका फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है और f वो स्टोरिंग वेरिएबल है जिसके जो कि हमारे टोटल फैक्टोरियल वैल्यू जो कैलकुलेट होगी उसको हमें शो करेगा। नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है और उसके बाद हमने n को एंटर करवाया है। n जैसे ही हम एंटर करेंगे हम वो नंबर एंटर करेंगे जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। अब f इजिकल्स टू नेक्स्ट हमने फंक्शन की कॉलिंग की है। फंक्शन को कॉल करने के बाद जैसे ही हम फंक्शन कॉल करेंगे और देखिए हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू के साथ कॉल किया है, इट मीन्स हम n पास कर रहे हैं तो हम अपने फंक्शन को वैल्यू के साथ कॉल कर रहे हैं। जैसे ही ये फंक्शन कॉलिंग होगी हमारा जो फंक्शन है उसका कंट्रोल जिसकी डेफिनेशन ब्लॉक पर आ जाएगा। उसके डेफिनेशन ब्लॉक जहाँ पर हमने फैक्टोरियल निकालने के लिए वो फॉर्मूला या वो कोड लिखा हुआ है जिसके थ्रू हम फैक्टोरियल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जैसे ही हमारा फंक्शन जब कॉल होगा तो कॉल होने के बाद हमारा कंपाइलर का कंट्रोल उसके डेफिनेशन ब्लॉक पर आएगा। यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, इफ़ n इज इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न 0 और कंडीशन हमने इफ़ ब्लॉक का इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया है। इफ़ स्टेटमेंट का कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके हम यहाँ पर फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं और यहाँ पर इस केस का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हमें रिकर्सिव फंक्शन के हर एक कॉल को हैंडल करना है बाय द कंडीशन। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमें कोई ना कोई कंडीशन देनी होगी जिसके थ्रू उसके कॉल को टर्मिनेट किया जा सके। तो यहाँ पर हम कंडीशन देने के लिए हमारे पास सी में बेस्ट हमारा स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू हम अपने रिकर्सिव, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू बना रहे हैं, तो इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके हम अपने रिकर्सिव फंक्शन के कॉल को टर्मिनेट कर पाएंगे, को मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन हमने दी है, यदि n की वैल्यू 0 है इक्वल के तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, 0। अगर मान लीजिए हमने n 0 डाला है तो 0 का फैक्टोरियल नंबर हमें क्या मिलेगा, 0। लेकिन अगर n इज इक्वल्स टू 1 है देन उसके बाद वो रिटर्न करेगा हमें क्या, फिर से 1।
जीरो का कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू होगा वो तो जीरो ही होगा, और n का भी जो भी फैक्टोरियल वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। मान लीजिए ये दोनों कंडीशन जो है वो अनसेटिस्फाइड होती है, अनसेटिस्फाइड होती है। n ना तो जीरो है ना तो 1 है, इट मीन्स n मान लीजिए n अगर 5 है तो वो फिर हमारे इस एल्स स्टेटमेंट में आएगा, क्योंकि ना तो वो हमारा जो n है वो ना तो जीरो है और ना ही 1 के बराबर है। तो नेक्स्ट एल्स स्टेटमेंट को वो सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि n हमारा अगर 5 है तो वो इस स्टेटमेंट में आएगा। और ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा मेजर स्टेटमेंट है, जो कि हमारे रिकर्सिव फंक्शन की को एग्जीक्यूट करने में, रिकर्सिव फंक्शन के फीचर को अप्लाई करने में हमारी मदद कर रहा है। देखिए यहाँ पर जब मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है तो मैंने लिखा है n इंटू फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमारा फैक्ट फंक्शन है और उस पर लिखा है n-1। अगर अभी n की वैल्यू 5 है तो 5 इंटू फैक्ट ऑफ 5-1, मतलब अगेन हमने इसे कॉल कर दिया है और 5-1 होने के बाद हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 4, और ये अगेन कॉल होकर फिर से अपने आप को कॉल करेगा। मतलब फिर से हमारा जो n का हमारा जो कंट्रोल है वो फिर से इस फंक्शन ब्लॉक में आएगा और फिर से इस वैल्यू को क्या करेगा, एक्सेस करते हुए फिर नीचे आएगा, पूरी वैल्यूज़ को चेक करेगा, n को फिर से चेक करेगा और n उसे फिर से क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 5 इंटू 4 इंटू फिर से फैक्ट अगेन, अभी n की करंट वैल्यू 4 है तो 4-1 3 हो जाएगा। अगेन अपने आप को फिर से कॉल करेगा, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 के बाद n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5 इंटू 4 इंटू 3 की वैल्यू यहाँ 3-1 2 होगा, और 2 होने के बाद अगेन ये अपने आप को फिर से कॉल करेगा और इसी तरीके से 1 के साथ फिर से अपने आप को कॉल करेगा और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप इट मीन्स हमारा रिकर्सन का जो रिकर्सिव फंक्शन का जो इटरेशन लूप है, जो कॉल है, जो बार बार अपने आप को, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बार बार अपने आप को नए फंक्शन के साथ कॉल कर रहा है, नए फंक्शन वैल्यू के साथ कॉल कर रहा है। पहले हमारे पास 5 था, 5 इंटू 5-1 तो 5-1 करने से 4 हो गया, इसने 4 के साथ अपने आप को फिर से कॉल किया। फिर 5 इंटू 4-1 हुआ तो फिर 3 के साथ कॉल किया, उसी तरीके से 3-1 2 के साथ कॉल किया, और इसी तरीके से ये हमारा जो है फैक्टोरियल फंक्शन तब तक कॉल होता गया जब तक वो कंडीशन अनसेटिस्फाइड नहीं हुई। क्योंकि जीरो के साथ अनसेटिस्फाइड मतलब जब तक ये कंडीशन हमारी पूरी तरीके से उस वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं करी। अगर हमने 5 का फैक्टोरियल निकाला है तो हमारा जो फैक्टोरियल नंबर है 5 का वो आएगा 120। इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, इस फिगर के थ्रू हम इसके वर्किंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर 5 है तो इंटू फैक्टोरियल 5-1 हमको क्या मिलेगा, 4। तो ये देखिए यहाँ पर ये 4 के साथ कॉल हो रहा है, तो 4 के साथ कॉल होने के बाद फिर वो 3 के साथ कॉल हो रहा है, 3 के साथ कॉल होने के बाद 2 के बाद 1 के बाद 0। तो इस तरीके से ये जो है फंक्शन जो है वो कॉल होगा और हमें टोटल वैल्यू क्या मिलेगी, 120। इस डायग्राम में जो वैल्यू लिखी है वो लास्ट में यहाँ पे 120 लिखी है, लेकिन जब ये कॉल होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये आपका 5 to 1 चलेगा, 5 to 1 कॉल होगा, क्योंकि हमने n का नंबर दिया है 5, तो 5 से होते हुए 4, 4 से होते हुए 3, 3 से होते हुए 2 और 2 से होते हुए 1 की ओर चलेगा। मतलब पहले 5-1 4 के साथ कॉल होगा तो 5 इंटू 4 हो जाएगा, फिर
4 के साथ कॉल होगा तो 3 माइनस 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। फिर 3 के साथ कॉल होगा तो 5 4 3 इंटू होगा। फिर 2 के साथ कॉल होगा तो फिर उसके बाद 5 4 3 2 इंटू होगा। फिर 1 के साथ कॉल होगा तो 1 माइनस 1 0 होगा और फैक्टोरियल आपका 0 का इसका आपको रिटर्न क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस तरीके से जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारा रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। और हमें फिर बाद में लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, आपकी 120, क्योंकि हमने जो फैक्टोरियल नंबर निकाला है वो निकाला है हमने 5 का। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हम जब कंडीशन दे रहे हैं, जब हम डेफिनेशन दे रहे हैं यहाँ पर, तो हम कंडीशंस दे रहे हैं। कंडीशन के बेस पर हम फैक्टोरियल फंक्शन के कॉल को हैंडल कर रहे हैं। पहले 0 दिया तो रिटर्न कर देगा 0। n की वैल्यू मान लीजिए अगर 1 दे दिए हैं तो 1 का फैक्टोरियल भी 1 निकलेगा। लेकिन अगर n की वैल्यू ना 0 है ना 1 है, इट मीन्स n की वैल्यू कोई और नंबर है, तब इस फंक्शन कॉल पर, तब इस एल्स पार्ट पर वो आएगा और यहाँ पर उसको आपको जिस नंबर के सीक्वेंस में दिया है, मतलब हायर से लोअर नंबर की तरफ वो बढ़ेगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया है। इस तरीके से हमारा जो है रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को तब तक कॉल करता रहेगा जब तक उस कंडीशन को पूरी तरीके से वो सेटिस्फाइड ना कर ले, या जब तक उस कंडीशन के अनसेटिस्फाइड होने के बाद वो टर्मिनेट ना हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हम इटरेटिव वर्क की तरह ही काम कर रहे हैं। और जब भी हमारा फंक्शन का रिकर्सिव फंक्शन का मेमोरी एलोकेशन होता है तो हर एक मेमोरी, हर एक कॉल के लिए वो एक स्टैक मेंटेन करता है। स्टैक मतलब हमारा स्टैक जो है मेमोरी स्टैक है, क्योंकि हर एक फंक्शन का कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर हम रिकर्सिव फंक्शन भी बना रहे हैं तो उसके लिए भी कोई ना कोई मेमोरी क्रिएट हुई होगी। तो यहाँ पर क्योंकि फंक्शन और रिकर्सिव फंक्शन में ये डिफरेंस है कि नॉर्मल फंक्शन अपने आप को सिर्फ 1 टाइम कॉल करते हैं और रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को तब तक कॉल करता रहता है जब तक वो कंडीशन आपकी अनसेटिस्फाइड या उस पूरी कंडीशन तक वो रीच नहीं कर जाता, सेटिस्फाइड नहीं करता। तो यहाँ पर जब भी मेमोरी एलोकेशन रिकर्सिव फंक्शन का होता है तो हर एक कॉपी के लिए, मतलब हर एक कॉपी के लिए उसका अपना मेमोरी लोकेशन बनता है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं। ईच रिकर्सिव कॉल्स क्रिएट अ न्यू कॉपी ऑफ दैट मेथड इन अ मेमोरी। हर एक कॉपी जो है, मतलब हर एक कॉपी, जैसे 5 के साथ जब कॉल हो रहा है तब, 4 के साथ कॉल हो रहा है तब, 3 के साथ कॉल होगा तब, 2 के साथ कॉल हो रहा है तब। तो हर एक कॉल के लिए, हर एक न्यू कॉपी के लिए, क्योंकि हर बार हमारा जो फंक्शन कॉल है वो नई वैल्यू के साथ कॉल होता है, तो हर एक नई कॉपी के लिए वो मेमोरी क्रिएट करता है। और वो जो मेमोरी क्रिएट करता है वो मेमोरी के लिए वो स्टैक मेथड का यूज़ करता है। जो स्टैक मेथड है वो हमारा बेस्ट मेथड होता है रिकर्सिव कॉल के कॉपी को मैनेज करने का। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम और एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है। देखिए यहाँ पर मैंने डिस्प्ले फंक्शन का यूज़ किया है और ये डिस्प्ले फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर को डिस्प्ले करेगा। मतलब हमने एक नंबर दिया है, उसकी हर एक वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा अप टू, मतलब मान लीजिए हमने 4 दिया है तो 4 3 2 1, या 5 दिया है तो 5 4 3 2 1, हर एक नंबर को डिस्प्ले करवाना है। और ये काम हम लूप में भी करते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए रिकर्सिव फंक्शन के मेथड से हम उस नंबर को डिस्प्ले करवा रहे हैं, मतलब जितने नंबर हमको करवाना है 1 से 10 या 1 से 11, मान लीजिए हमें 1 से 4 तक का नंबर अगर डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए रिकर्सिव फंक्शन का कोड किस तरीके से होगा तो वो मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया है
उसमें मैंने n इंटीजर मतलब n आर्ग्यूमेंट पास किया है, और पहले कंडीशन हमने दी है अगर 0 है तो वो 0 रिटर्न कर देगा, और अगर 0 नहीं है इट मीन्स कोई ना कोई नंबर है तो सबसे पहले उस नंबर को प्रिंट करेगा। फर्स्ट नंबर मान लीजिए अगर 4 है तो 4 को प्रिंट कर देगा, और फिर जब फंक्शन को वापस से कॉल करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ किया, रिटर्न, तो फंक्शन को रिटर्न करना है कहाँ, जहाँ से कॉल किया था। जैसे कि हमने देखा है कि एक बार फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत होती ही है ना, तो यहाँ पर फंक्शन को रिटर्न करना है, मतलब फंक्शन कॉल को रिटर्न करना है, कहाँ रिटर्न करना है, जहाँ से कॉल किया गया था। तो फिर से अपने आप को कॉल करेगा, तो फिर से यहाँ कॉल करेगा, तो n के भी रिप्रेजेंट वैल्यू है 4, 4 - 1 मतलब 3 के साथ अपने आप को अगेन कॉल करेगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर वैसे ही 2 के साथ करेगा, वैसे ही 1 के साथ करेगा, और वैसे ही 0 के साथ करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। फर्स्ट टाइम में जब n 4 है तो क्या फर्स्ट टाइम में जब n की वैल्यू 4 है तो फर्स्ट टाइम n तो 4 हो जाएगा, लेकिन जब प्रिंट करेगा तो 3, जब 3 है तो 2, 2 है तो 1, 1 है तो 0, और 0 है तो रिटर्न 0। तो ये हमारा मेमोरी स्टैक है, हमारा मेमोरी स्टैक है। जब भी हम मेमोरी को क्रिएट करते, मेमोरी एलोकेशन जब भी बनता है रिकर्सिव फंक्शन कॉल का, तो वह हर एक कॉपी के लिए मेमोरी क्रिएट करता है, और जैसे ही उन वैल्यूज़ को वो रिटर्न करता है, वो पूरे स्टैक को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। आफ्टर सबमिशन वो पूरी जितनी भी मेमोरी लोकेशन उसने की है उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए यहाँ पर मेन, जैसे ही मेन में गया पहले प्रिंट किया उसने 4 को, ये यहाँ पर हर एक एरो ये बता रहा है कि वो उस वैल्यू के साथ वापस उस फंक्शन कॉल के साथ तुरंत ही क्या हो जा रहा है, प्रिंट करने के बाद तुरंत ही क्या हो जा रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। जैसे कि फंक्शन 3 के साथ आया, फिर रिटर्न, 2 के साथ आया, फिर रिटर्न, मतलब हर एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के बाद वो उस मेमोरी स्टैक को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि ईच रिकर्सिव कॉल्स क्रिएट अ न्यू कॉपी ऑफ दैट मेथड इन अ मेमोरी। वंस सम डाटा इज रिटर्न्ड बाय द मेथड, द कॉपी इज रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी। जैसे ही वो मेथड के साथ वो वैल्यू रिटर्न कर दी जाती है जहाँ से वो कॉल की गई है, वैसे ही उस मेमोरी कॉपी, जो मेमोरी क्रिएट किया है उसने कॉपी के लिए, उसको वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। Once the value is returned from the corresponding function, the stack get destroyed. जैसे ही फंक्शन कॉल के थ्रू वो वैल्यू रिटर्न कर दी जाती है, हमारा जो मेमोरी स्टैक है जो हमने क्रिएट किया है उसे, जो उसने क्रिएट किया है उसे वो खुद ही क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कि यहाँ पर हम इमेज में देख रहे हैं, जैसे जैसे फंक्शन के साथ कॉल हो रहा है जिस वैल्यू के साथ, और वो उसको प्रिंट कर रहा है, जैसे यहाँ पे 4 - 1 था तो 3 प्रिंट वापस से जाएगा, 3 प्रिंट करेगा, फिर 3 के साथ माइनस होगा तो 2 प्रिंट करेगा, 2 के साथ माइनस होगा तो 1 प्रिंट करेगा, 1 के साथ माइनस होगा तो 0 प्रिंट करेगा, और अगर 0 है तो 0 रिटर्न का स्टेटमेंट तो हमने पहले ही लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 के बाद में 0 रिटर्न यहीं से बैक हो जाएगा। लेकिन अगर 4 है तो 4 के साथ 3 प्रिंट करेगा, 3 के साथ 2, 2 के साथ 1, और 1 के साथ 0, और हर एक रिटर्न स्टेटमेंट के साथ उस कॉपी, जो जिस कॉपी के लिए उसने स्टैक क्रिएट किया था उसको डिस्ट्रॉय भी कर देगा। जैसे जैसे वैल्यू प्रिंट होते जाएगी वैसे वैसे उस स्टैक को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। स्टैक ट्रेसिंग ऑफ द रिकर्सिव फंक्शन कॉल। अब स्टैक का ही यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि स्टैक हमारे मेमोरी मैनेजमेंट का एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें लीफो कॉन्सेप्ट में एलिमेंट को स्टोर करने में मदद करता है। मतलब जो लास्ट में आया है वो सबसे पहले आउट होगा, तो लीफो कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है यहाँ पर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया पहले गया, फिर लास्ट में आया पहले गया। तो इस तरीके से जब हमारा जो मेमोरी एलोकेशन है, मतलब हमारा जब फंक्शन कॉल का, रिकर्सिव फंक्शन कॉल का मेमोरी एलोकेशन किया जाता है या मेमोरी ट्रैवर्स की जाती है, उसकी ट्रैकिंग की जाती है, तो वो स्टैक ऑपरेशन के थ्रू
परफॉर्म की जाती है। और ये ध्यान रखिएगा कि हर एक रिकर्सिव फॉर के लिए उसके हर एक न्यू कॉपी के लिए मेमोरी क्रिएट की जाती है और वो उसके उस वैल्यू को प्रिंट करवाने के बाद उसे डिस्ट्रॉय भी कर देता है, रिटर्न करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो ये है हमारा रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ हम कुछ इटरेटिव मेथड्स पर, जो इटरेटिव मेथड्स हम लूप में परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम रिकर्सिव फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रोग्राम में ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही यहाँ से कॉल होगा, ये रिटर्न हमारा जो फंक्शन कॉल है वो रिटर्न वापस यहाँ से इस फंक्शन के बाद रिटर्न वापस अपने फंक्शन कॉल में जाएगा। फिर जैसे 5 है तो 5 के साथ कॉल हुआ था तो अगेन 4 के साथ कॉल होगा, फिर से वैल्यू पूरी चेक होगी और 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा। फिर वैसे ही 3 के साथ कॉल होगा, फिर 2 के साथ कॉल होगा और फिर लास्ट में आफ्टर सबमिशन पूरा जब हमारा फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाएगा तो f में स्टोर कर देगा और इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू हमें वो फैक्टोरियल वैल्यू मिल जाएगी। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। हमारे फंक्शंस और एरे और पॉइंटर की जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपना जो हमारे सी लैंग्वेज का जो नया टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।